आप देख रहे हैं मौर्या टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान जो है उसमें हम जो पाठ 1 पढ़ा चुके थे और पाठ दूसरे पर आए हुए हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन। देखिए आज का जो वातावरण आप देख रहे हैं, जिस स्थान पे हम खड़े हैं, हमारे यह गांव का वातावरण है और इस पास में जंगल है। पक्षियां, जानवर तमाम आते जाते हैं। रातों में इधर हिरन और भी तमाम जंगली जानवर आते रहते हैं। तमाम चिड़ियों का चहचहाहट इधर दिखती रहती है। जैसा आप कुछ पेड़ पौधे भी देख रहे हैं, पेड़ भी देख रहे हैं, पौधे भी देख रहे हैं, झाड़ियां टाइप भी कुछ देख रहे हैं। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आज का जो हम लोग पाठ दो पढ़ेंगे, पाठ 2 में है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। हम जिस ग्रह पे रहते हैं वह ग्रह है पृथ्वी, और इस पृथ्वी पे छोटे से जीव लेकर आप एकदम छोटे छोटे पौधे को देख लें, कोई जीव ले लें, उड़ते हुए हवाओं में जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, और मछली है या हाथी है, चीता है, शेर है, चाहे कोई बड़ा सा बड़ा जानवर इस पृथ्वी पर रहता है। और हम जैसा कि ये सभी जीव पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जो जीव हैं वो सभी पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इसमें हम पारिस्थितिकीय तंत्र क्या होता है, देखिए हम आपको पहले इसमें प्रैक्टिकली चीज दिखाना चाहते हैं कि पारिस्थितिकीय तंत्र वह चीज होता है कि जिस तंत्र में, जिस जाल में, जिस वातावरण में सजीव निर्जीव जहां पे हों वह उस वातावरण में निवास करते हैं, वह उनका पारिस्थितिकीय तंत्र है। जैसे देखिए ये पौधा जिस तंत्र में है, जिस वातावरण में है, उस पौधे का वह उसका पारिस्थितिकी तंत्र है। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं, आप जिस वातावरण में देख रहे हैं, आप जहां भी देख रहे हैं वह आपका पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसे मान लीजिए मछलियां हैं, मछलियां जल में होती हैं, वह उनका पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में यह देखते हैं कि मानव ही नहीं, तमाम जो दिख रहे हैं ये पेड़ पौधे वातावरण में जिस भी प्रकार, सब में विविधता पाई जाती है। और देश में जैसा कि मेरे भारत देश में तमाम प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं। जैव विविधताएं माने जैसे कि पेड़ पौधे अलग किस्म के, अलग अलग किस्म के, छोटे से लेकर बड़े तक। कुछ ऐसे होते हैं छोटे रहेंगे छोटे रहेंगे, बड़े होंगे बड़े होंगे। जीव जंतुओं में छोटे से लेकर बड़े तक। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये सभी प्रकार के जीवों में विविधता पाई जाती है। विविधता के बावजूद एक तंत्र में बंधे हुए हैं, और विविधता के बावजूद ये सभी जीव जंतु एक तंत्र में बंधे। एक तंत्र का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर ये पेड़ पौधे न हो तो क्या आप रहेंगे? हम तो रह लेंगे, लेकिन आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ना हम रह पाएंगे ना आप रह पाएंगे। इस प्रकार से कहा जाए कि सभी जीव जो हैं, जो जीव जंतु हैं, जो चलते फिरते हैं, ऐसे जीव जंतु पेड़ पौधों पे हैं, और जो पेड़ पौधों का जीव है वह इन जीव जंतुओं पे एक दूसरे से निर्भर रहते हैं। चलिए हम थोड़ा पढ़ते हैं। अगला हेडिंग है जो है वह हेडिंग है भारत में वनस्पति जाति और प्राणी जाति। चलिए हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, जैसा कि हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, बताना भी चाहेंगे, और इस हिसाब से हम लोग अपने विषय को आगे थोड़ा गति देते हुए इसमें लिखा है कि भारत में वनस्पति जाति और प्राणी जाति। भारत में जैव विविधता के संदर्भ में बहुत बड़ा समृद्ध वाला देश है। जैसे कह रहा है कि पूरे विश्व में जो भारत है, जैव विविधता मतलब जीव जंतुओं के बारे में, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे छोटा सा जीवाणु लेके बड़ी सी एक हाथी, चाहे ब्लू व्हेल मछली को ले लें, इसमें बहुत विविधता पाई जाती है। जहां तक कि भारत की बात है तो विश्व के अन्य देशों से सबसे बड़ी वह भारत में जैव विविधता में कमी बेसी पाई जाती है, और उनके बीच एक तंत्र जाल है जो एकजुट होके वो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि विश्व की सारी जैव विविधता वाली जातियां 8%, विश्व की जो सारी प्रजातियां वो केवल भारत में जैव विविधता वाली 8% है, जो लगभग 16 लाख प्रकार के भारत में जैव विविधताएं वाली ये जातियां पाई जाती हैं।
इसमें कह रहा है कि अब तक जितना खोजी जा चुकी हैं उसके 2 या 3 गुना अधिक हैं। कह रहा है अब तक अभी जितना खोजी जा चुकी हैं, आप लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे या कहीं आपके भी बड़े लोग भैया बहनें जो भी होंगे पढ़े होंगे लोग, वो जानते होंगे इस बात को कि कितने खोजे जा चुके हैं, कितने बाकी हैं। अभी जितना खोजे जा चुके हैं उसके 3 गुना अधिक अभी खोजा जा चुका नहीं है भारत में। बताइए, इतनी जैव विविधताएं हैं भारत में। पुनः वही कह रहा है कि अब कह रहा है क्या कभी सोचे हैं कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। कह रहा है कि जो ये जैव विविधताएं पाई जाती हैं, कभी आप सोचे हैं इन पेड़ पौधों का क्या महत्व है। जो जीवाणु हैं इस वायुमंडल में, जो जीव जंतु है, सर्प से लेकर कोई मच्छर से लेकर चाहे कोई भी जीव जंतु, इसमें खेतों में जो केचुआ पाए जाते हैं, वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। कभी आपने सोचा है? मान लीजिए आपने सोचा है तो ठीक है। एक बात कहते हैं, कभी आपने पौधा लगाया है, अगर महत्व है आपके जीवन में तो पहले नंबर पौधे की समझेंगे। हाँ, पौधा नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो ई मान के मान लीजिए आप नहीं रहेंगे तो क्या कभी आपने पौधा लगाया है? अगर लगाया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए कह रहा कि कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जाति और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। देखिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम इसलिए आपको सामने इस वातावरण को दिखाते हुए और इस पाठ से एक सामंजस्यता रखते हुए आपको बताना यह चाहते हैं कि जो जीव जंतु हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। जैसे आज ही का दिन है, एक सर जी हमारे पास आए थे, कह रहे हैं कि चलिए एक पौधा खोजना है, तो बहुत हम नहीं देखे हैं कहीं। हम लोग गए, बहुत ढूंढे हैं, मिला नहीं है। तो वो बता रहे हैं वो टैरी का पौधा है। हमने कहा इसको वैज्ञानिकता सिद्धांत में मतलब उसका नाम क्या है। तो कह रहा अब तो ये मालूम नहीं है, लेकिन लोग उसको टैरी बोलते हैं कि टैरी का पौधा। हमने कहा कि हमने सुना है बुखार में काम आता है। कह रहे नहीं, अगर शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, मान लीजिए किसी का और पेट में फैट हो, गैस बनता हो, इस प्रकार की वो तमाम बीमारियों का दूर करता है। तो हमने कहा तो ये तो पौधा मिलता ही नहीं जल्दी। कहना विलुप्त हो रहा है। तो मेरे दिमाग में आया है कि मुझे आज कक्षा 10 वालों को जो उत्तर प्रदेश राज्य है तो एनसीईआरटी बुक में पढ़ाना है पाठ 2, उसमें कुछ ऐसे ही विषयों पे चर्चा की गई है। तो मुझे उसके संबंध में आप लोगों को ये कहना तनिक भी हिचक नहीं हो रहा कि वह कहे कि इस तरह से बताइए, अगर पौधे विलुप्त हो रहे हैं, कितना हो गए, तो आने वाले दिनों में कितना बड़ा संकट पैदा होगा। ये आपको भी और हमें भी उसके संबंध में सोचना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए। बशर्ते आप तो पढ़ लिख रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उसके बारे में महत्व देख रहे हैं और जान रहे हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ लिख रहे हैं उनके बारे में क्या होगा? वो क्या कहेंगे? जो नहीं पढ़े लिखे, आप पहले पाठ में जैसे कि पढ़ा था कि हम मनमानी जो चीज पाएंगे एकदम अपने हौहारे के मारे खूब खाते जाएंगे, मजे में रहेंगे, बाकी आने वाली पीढ़ियों के बारे में कोई चिंता नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करना। आप पढ़ लिख रहे हैं तो समय के अनुसार उस तरह से आप इसमें देखिए, इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है। नाजुक अवस्था में जो विलुप्त होने वाली, जैसा कि आप ये खेत देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बाजरा लगा हुआ है, इसके बगल में आप एक पौधा है। यहाँ पे जब हम बहुत छोटे थे तो यहाँ पे एक मड़ुआ का पौधा लगता था। मड़ुआ आप शायद नहीं जानते होंगे। कक्षा 10 के जो इस समय के विद्यार्थी हैं उस प्रजाति को आपने देखा ही नहीं होगा। सावा, टांगुन, इस प्रकार के कुछ धान हुआ करते थे, आज वो विलुप्त हो गए। अब कहीं है कि नहीं है, लेकिन तमाम पुस्तकों में जो ए ग्रेड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई किया जाता है उसमें भी ये मालूम चला कि वो सब विलुप्त हो गया। ऐसे ही पुस्तकों में, एनसीईआरटी के कुछ पुस्तकों में आ रहे हैं कि जो सावा, टांगुन, मड़ुआ इस प्रकार से है वो समाप्त हो गया। तो ये इस खेत में वो मड़ुआ लगता था जो बहुत ही टाइट उसका रोटी बनता था उस जमाने में। धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आज आप देख रहे हैं कि उसकी सारी हालातें बदलती हुई नजर आ रही हैं। चलिए, इसमें कह रहा है कि कुछ विलुप्त के कगार पे हैं। जैसे कह रहा कि चीता भी विलुप्त के कगार पे है। जैसे मान लीजिए बाघ जो होते हैं, शेर जो होता है, बाघ अलग है, शेर अलग है, चीता अलग है, तेंदुआ अलग है। इस प्रकार के 4 प्रकार की वो बाघों में तो मतलब एक प्रजातियां होती हैं। कह रहा कि गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये भी विलुप्त होने के कगार पे है। पहाड़ी कोयल, एक कोयल, इस वातावरण में एक कोयल का आवाज सुनाई दे रहा है, आप भी सुनते होंगे। लेकिन इसमें कह रहा है कि पहाड़ी कोयल विलुप्त होने के कगार पे है। पुनः कह रहा जंगली चित्तीदार उल्लू विलुप्त होने के कगार पे है।
उसके बाद से कई प्रकार के मैंने कुछ पौधों के नाम भी बताए हैं, वो भी सब विलुप्त होने के कगार पे हैं। कह रहा है कि कुछ घास फूस ऐसे हैं जिनको खोजा नहीं गया है या विलुप्त हो गए या होने के कगार पे हैं, लेकिन उसका आंकड़ा पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। कितने विलुप्त हो गए, कितने होने के कगार पे हैं, मोटे तौर पे जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं उन्हीं चीजों को हम केवल देख रहे हैं। मानव जातियों में भी प्रजातियां होती हैं। अंडमान निकोबार में भारत की एक ऐसी प्रजाति है जो वहां 15 ही 16 के आंकड़े आए थे कि उतने ही लोग बचे हुए हैं, और उसके बाद वो लोग विलुप्त हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगी उन मानवों की प्रजाति। हम लोग दूसरी प्रजाति हैं। कुछ आप देखते हैं नेपाली टाइप के, जो चाइना में लोग रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, उनका शक्ल सूरत कुछ और टाइप का रहता है। अमेरिका में रहते हैं, वो दूसरे प्रजाति के हैं। अफ्रीका में रहते हैं, दूसरे प्रजाति के हैं। तो कुछ ऐसी प्रजातियां भी जो हैं मानवों की, जो खतरे में है। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि हमें छोटे बड़े पौधों जीव जंतुओं की भी सब महत्व रखना है और सब देखना है, जानना है, सुनना है। लुप्त होते वन, अब अगला हेडिंग है लुप्त होते वन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए इस हेडिंग पे आए थे, ये जो आपके उत्तर प्रदेश में एनसीईआरटी जो लगाई जा रही है उसी बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है, और वह भूगोल के पाठ दूसरे में, और यह पाठ दूसरे का पार्ट 1 वीडियो है। देखिए यदि आपको अच्छा लगे कि हाँ इस वातावरण को दिखाते हुए इन पेड़ पौधों से, जीवों से क्या संबंध है, पेड़ पौधे लुप्त हो रहे हैं, मानो कि कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पे हैं, जीव कुछ लुप्त होने के कगार पे हैं, इस प्रकार से यह सामंजस्यता आपको दिखाते हुए ताकि आप समझें, आप प्रैक्टिकली पढ़ाई पढ़ें। कुछ जो आपके बुक में ये आंकड़े दिए हुए हैं उस आंकड़ों को मैंने नोट किया है कि आपको फैक्ट बताएं मैं। तो इस प्रकार से यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखिए आप मेरा सहयोग करेंगे तो मुझे थोड़ा हौसला वृद्धि होगी कि वीडियो बनाने में भी मुझे उत्सुकता होगी। और जैसा मुझे समझ में आएगा कि बच्चों को इस प्रकार के लिए माहौल देना चाहिए, इस प्रकार से अगर हम समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा, तो उस तरह से मैं पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कुछ नहीं करेंगे तो एक निराशा होती चली जाती है, और लोग क्या अंत में सोचते हैं नहीं बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, उसको देखते ही नहीं हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इस संकट से गुजर रहा है, और बच्चों के लिए तो समझिए कि पूरा स्टूडेंट लाइफ लॉकडाउन है। आप हमेशा कैद हैं, स्कूल में है, फिर घर हैं, थोड़ा बहुत खेल लिए, फिर मम्मी पापा डांट के आपको बिठा दिए कि चलो पढ़ो, ये करो, वो करो, जाओ स्कूल से तमाम वर्क मिले हैं, फिर आप घर आ जाते हैं, यही तो आपकी दिनचर्या। तो आप समझिए आपके लिए हमेशा लॉकडाउन। तो उस लॉकडाउन में आपको पढ़ाई करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, पढ़ें, देखें, और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो इस तरह से बने आपको तुरंत वो प्रोवाइड हो जाए। चलिए लुप्त होते वन। लुप्त होते वन में हम ये देखते हैं कि आज के टाइम में वन की कटाव बहुत हो रही है। जगह जगह ऐसे आंकड़े आ रहे हैं, ऐसे कुछ जैसे कि हम जहाँ खड़े हैं, हमारे यहाँ से मात्र 500 से 600 मीटर दूरी पे बहुत भारी जंगल है। यहाँ पे बहुत भारी जंगल है, और इस दो साइड में जंगल है, आपके पीछे साइड में जंगल है, इधर जंगल है, और इस एरिया में 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर थोड़ा छोटा सा शहर है एक, और बाकी एक गांव है जो जंगल टाइप ही है, गांव है, लेकिन बहुत शांति प्रिय, बहुत अच्छा एरिया है ये। कोई भी यहाँ आता है कहते हैं कि बहुत अच्छी फसल की खेती होती है, पेड़ पौधे भी यहाँ बहुत अधिक हैं। और हमारे गांव की खासियत एक और है कि हमारे गांव में अत्यधिक नर्सरी पौधशाला है, मतलब पौधों का जो छोटे छोटे उत्पादन किए जाते हैं वह यहाँ से भारत के कोने कोने में भेजे जाते हैं इस गांव से। और इस गांव में पौधों का कारोबार बहुत अधिक होता है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आपको अभी देखने को मिलेगा इस एक आंकड़े के अनुसार कि हाँ पौधों की वृद्धि हुई है किस प्रकार से। चलिए कुछ आंकड़े देखते। हाँ तो बता रहे थे कि वन विलुप्त हो रहे हैं, जैसे कि जंगल की कटाई तो लोग कर ही रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जैसे झूम की खेती करते हैं, आपने शायद सुना होगा झूम की खेती। कच्चा नीचे के क्लासों में आपने देखा होगा, सुना होगा, इस बात को पढ़ा होगा। तो झूम की खेती वह खेती है
कि जंगल में जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने खेती किया, वन को काट दिया और ये बीच में है जंगल, जो वहाँ पे अधिकारी जल्दी पहुँच नहीं पाते हैं, तो काट के हमने खेती किया और नजदीक के शहरों में, गांव में ले आके बेच दिया, पुनः 2 साल 4 साल किए, यह पुनः अनुपजाऊ हो जाती है, उपजाऊ नहीं अनुपजाऊ। तो इसको छोड़ दिया और पुनः दूसरे जगह चले गए। तो इस प्रकार से भी झूम की खेती अक्सर बंगाल की ओर देखा जाता है, पूर्वी भारत की ओर देखा जाता है और पूर्वी राज्यों में। तो इस प्रकार से झूम की खेती से भी वन कम हो रहे हैं। इसमें कुछ आंकड़ा दिया हुआ है कि वन की कटाई बहुत चिंता की बात है। इसके बारे में तो कुछ बात ही बताए हैं। कह रहा है कि भारत वन का क्षेत्रफल भारत वन का क्षेत्रफल 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पे पूरे भारत के वन हैं। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% वन यह है 2015 के आंकड़े के अनुसार। पुनः कह रहा है कि सघन वन कितना है भारत में। सघन मैंने घना वन, कम ही क्षेत्र में ज्यादा वन हो, और पूरे के आंकड़ा एक निकाल लिया जाए तो कह रहा है कि 12.2% ऐसे वन हैं। खुला वन मान लीजिए उसमें चराई कटाई कुछ भी, घूमना उमना, भैंस वैस कुछ भी, गाय वही पशुएं ले चरा सकते हैं, ऐसे ही एरिया को खुला वन कहा जाता है। तो 9.14% ऐसे वन हैं। पुनः मैग्रोव वन क्या है, जो यह बड़े बड़े कंपटीशनों में आते हैं कि मैग्रोव वन क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। तो यह पश्चिम बंगाल के जो दलदली इलाके हैं, उन क्षेत्रों में जो इस प्रकार के वन होते हैं उन्हें मैग्रोव वन कहा जाता है। और मैग्रोव वन 0.14% है भारत में। कह रहा है कि यह स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार ये सभी आंकड़े हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में समाहित किए गए हैं। कह रहा है कि के अनुसार 2013 से सघन वनों के क्षेत्रफल में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह किस प्रकार से वृद्धि हुई है? वृक्षारोपण से वृद्धि हुई। अब वृक्षारोपण किस प्रकार, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे गांव में अभी ये थोड़ा खुला जगह होता है, इसके थोड़ा उधर बहुत ज्यादा पौधे लगाए जाते हैं, और जब उसका समय अभी 1-2 महीने के बाद आएगा तो ट्रक बहुत ज्यादा ट्रक लगते हैं, पूरे पौधे लगते हैं, जो पूर्वी भारत और तमाम भारत के राजस्थान बहुत दूर दूर तक जाते हैं। यह उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का एरिया है और यह जिला महाराजगंज है, और महाराजगंज जिले का यह तहसील निचलौल है, एक छोटा सा गांव है। यहाँ से तमाम पौधे जाते हैं और लगते हैं। तो उस प्रकार से जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 1 करोड़ वन लगाने का संकल्प लिया था और लगा भी। तो इस प्रकार से यहाँ से भी पौधे तमाम गए थे, लोग बता रहे बहुत पौधे सब उन्हीं के वो रिकॉर्ड में गए थे, तो वन बढ़ ही रहे हैं। चलिए इतना आप लोगों को इस वीडियो में हमने बताया। अब अगला वीडियो में हम लोग अगले हेडिंग से शुरू करेंगे। यह वीडियो का पार्ट 1 था। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।